दिल्ली एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। यहाँ की भीड़, ट्रैफिक और शोर शराबा दिन रात चलता रहता है। लेकिन इस भीड़ भाड़ के बीच एक ऐसी जगह भी थी जिसे लोग नज़रअंदाज करना ही बेहतर समझते थे। कैनॉट प्लेस से ज़्यादा दूर तो नहीं, थोड़े करीब में ही एक पुरानी गली के किनारे एक जर्जर सा होटल खड़ा था। होटल का नाम मैं आप लोगों को प्राइवेसी के कारण नहीं बता सकता, क्योंकि जिन्होंने ये स्टोरी मुझे भेजी है उन्होंने होटल का नाम बताने से मुझे मना किया है। तो यहाँ कोई लंबे समय तक टिकता नहीं था। लोगों का कहना था कि रात ढलते ही इस होटल में अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है, फर्नीचरों के खिसकने की आवाज़ आती है और कभी कभी तो किसी औरत की चीखें भी सुनाई देती है। कई बार मेहमान बिना बताए ही होटल छोड़कर चले जाते थे और कुछ तो सुबह तक जिंदा ही नहीं रहे। तो राम राम जी, मेरा नाम है रिंकू और मैं इस चैनल पर लोगों की सच्ची भूतिया स्टोरीज अपलोड करता हूँ। तो आज की कहानी हमें भेजी है करण ने, जिनके साथ यह सारा पूरा इंसिडेंस हुआ था। तो गाइज़, स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूँगा। गाइज़, दोनों कानों में हेडफोन लगा लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए और इस कहानी को फील कीजिए। और हाँ गाइज़, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो गाइज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल वाले नोटिफिकेशन पे ज़रूर से प्रेस कर लेना, जिससे होगा कि हम जो भी नई वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले मिलेगी। और गाइज़, वीडियो में एक लाइक ज़रूर से कर देना, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए गाइज़, बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टोरी शुरू करते हैं। तो इस कहानी में 3 दोस्त हैं, करण, विजय और सिमरन। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इनका इंट्रोडक्शन दे दिए देता हूँ। करण एक यूट्यूबर जिसे हमेशा नई नई डरावनी जगहों पर जाकर शूट करना पसंद था। विजय उसका बचपन का दोस्त, थोड़ा डरपोक लेकिन वफादार था। और सिमरन करण की कॉलेज की फ्रेंड, जिसे पैरानॉर्मल कहानियों में गहरी दिलचस्पी थी। तीनों ने तय किया कि इस बार वे दिल्ली के सबसे डरावने होटल में रात बिताएंगे और सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड करेंगे। रात के 8 बजे के करीब वे उसी होटल में पहुंचे जो कि कैनॉट प्लेस से थोड़ी दूर पर स्थित था। बाहर से होटल बिल्कुल सुनसान लग रहा था। टूटी खिड़कियां, जाले से भरी दीवार और फटे हुए बोर्ड पर फीके अक्षरों में लिखा था होटल का नाम। रिसेप्शन पर एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें अंदर की ओर धंसी हुई थी और चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। उसने बिना मुस्कुराए पूछा, कौन सा कमरा चाहिए? करण ने हंसते हुए कहा, कोई सबसे ऊपर वाला कमरा दे दीजिए, हमें रात का नज़ारा अच्छा चाहिए। बूढ़े ने एक पल चुप रहकर उन्हें देखा, फिर धीरे से कहा, ऊपर वाले कमरे में कोई नहीं रुकता, लेकिन अगर तुम लोग जिद कर रहे हो तो ठीक है। बूढ़े ने उन्हें कमरा नंबर 306 की चाबी पकड़ा दी। तीनों दोस्त कमरा नंबर 306 पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, तीनों को सीलन और सड़न की गंध आई। अंदर पुराने फर्नीचर रखे हुए थे, टूटी हुई अलमारी, लकड़ी का भारी पलंग और दीवार पर एक धूल भरी पेंटिंग टंगी हुई थी। उस पेंटिंग में एक औरत को लाल साड़ी में दिखाया गया था। सिमरन ने मजाक किया और बोली, लगता है ये पेंटिंग ही यहाँ की मालकिन है। लेकिन विजय असहज हो गया। उसे लगा कि जैसे वो औरत उसे घूर रही हो। रात के करीब 11 ही बजे होंगे। उन्होंने कैमरे ऑन किए और होटल का वॉक थ्रू शूट करने लगे। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। कॉरिडोर में चलते समय उन्हें पीछे किसी के कदमों की आवाज़ आई, लेकिन पीछे मुड़कर देखा
तो पीछे कोई नहीं था। सिमरन के कैमरे में अचानक स्टैटिक नॉइस आने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे छू गया हो। कमरे में वापस आने पर पलंग पर हल्की सी धसाव थी, जैसे कोई वहाँ पर बैठा हो। विजय घबरा गया था और वह बोला, यार मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन करण जिद कर बैठा, भाई यही तो कंटेंट है, अगर अभी भाग गए तो हमारे सब्सक्राइबर हम पर हंसेंगे, हमें पूरी रात यहाँ रुकना है। रात के करीब 1 बजे सब शांत था। वे तीनों कमरे पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक पेंटिंग वाली औरत की आंखों से खून जैसी लाल लकीर बहने लगी। सिमरन चीख पड़ी और बोली, करण करण ये देखो। करण ने कैमरा उसकी तरफ किया और सब रिकॉर्ड करने लगा। लेकिन तभी कमरे की लाइट्स एक एक करके बंद हो गई। सिर्फ कमरे की नाइट विजन ग्रीन स्क्रीन ही बची थी। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक हुई। किसी ने बाहर से जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। विजय कांपते हुए बोला, ये कौन है? करण ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ खाली अंधेरा और लंबा कॉरिडोर। दरवाज़ा बंद करके वे जैसे ही पलटे, सिमरन का चेहरा पीला पड़ गया और वह बोली, करण करण पलंग पर देखो। पलंग पर लाल साड़ी वाली वही औरत बैठी हुई थी जिसका चित्र दीवार पर टंगा था। उसकी आंखें काली गहरी गुफाओं जैसी और होठों से धीमी धीमी हंसी की आवाज़ निकल रही थी। कमरे का माहौल अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया था, जबकि पंखा बंद था, खिड़कियां बंद थी, लेकिन फिर भी ठंडी हवाओं का झोंका कमरे के कोने कोने पर फैल गया था। पलंग पर बैठी औरत धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। उसकी लाल साड़ी जमीन पर घिसट रही थी और हर कदम के साथ लकड़ी का फर्श चरमर चरमर कर रहा था। विजय की हालत खराब थी। उसके होंठ कांप रहे थे और वह बोल रहा था, भाई ये सच में है या सपना है? मेरे को लग रहा है मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। करण कांपते हुए भी कैमरा उसके सामने तान कर बोला, रिकॉर्ड कर, सब रिकॉर्ड कर, यही असली प्रूफ है। सिमरन की आंखें नम हो गई और वह बोली, करण कैमरा बंद करो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी औरत ने सिर झुकाकर अजीब सी आवाज़ में बुदबुदाना शुरू किया। उसकी आवाज़ इतनी गहरी और भारी थी कि लगता था जैसे कमरे की दीवारें से आवाज़ आ रही हो और वह बोल रही हो, क्यों आए हो यहाँ, क्यों जगाया है मुझे। विजय ने डर के मारे दरवाज़ा खोला और बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कॉरिडोर में कदम रखा, सामने की लाइट्स अपने आप बुझने लगी, एक एक करके। आखिरी में कॉरिडोर पूरी तरीके से अंधकार में डूब गया। वो चिल्लाया, करण, सिमरन, जल्दी आओ। दोनों बाहर निकले, लेकिन उन्हें लगा कि कॉरिडोर का आकार बदल रहा है। पहले जो सीधा था, अब ऐसा लग रहा था जैसे कभी बाएं को घूम रहा हो तो कभी दाएं की ओर। दीवार करीब आती जा रही थी। सिमरन ने घबराकर करण का हाथ पकड़ लिया और बोली, ये होटल जिंदा है, ये हमें निगल लेगा। काफ़ी देर भागने के बाद वे किसी तरह सीढ़ियों तक पहुँचे, लेकिन सीढ़ियों का नज़ारा देखकर सबका खून सूख गया। नीचे जाने की जगह सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जा रही थी और वो भी अंतहीन। विजय हाँफते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? हम ऊपर ही क्यों जा रहे हैं? सिमरन ने कांपते हुए कहा था ना, ये होटल सामान्य नहीं है, ये हमें फंसा चुका है।
करण ने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें नीचे जाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार सीढ़ियां उन्हें वापस तीसरी मंजिल पर ही ला देती और हर बार लौटने पर दीवारों पर खून से बने नए निशान दिखाई देने लगते, जैसे किसी ने उंगलियों से खुरचकर मत रहो लिखा हो। तीनों फिर से किसी तरह कमरे में लौटे, लेकिन इस बार कमरा बदला हुआ था। दीवार की वही पेंटिंग अब खाली थी, उसमें औरत का चेहरा गायब था। सिमरन ने कांपती आवाज में कहा, मतलब वो बाहर निकल चुकी है। तभी उन्हें अलमारी से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। करण धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ा और झटके से दरवाज़ा बंद हो गया। अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था, लगभग 8-9 साल का। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा धूल व खून से सना हुआ था। बच्चा सिरकते हुए बोला, भाग जाओ वरना माँ आ जाएगी। विजय हड़बड़ा गया और बोला, माँ? कौन माँ? बच्चा कांपते हुए बोला, लाल साड़ी वाली औरत, वो मेरी माँ थी, उसने सबको मार दिया। सिमरन ने हिम्मत करके बच्चे से और पूछा। धीरे धीरे सच सामने आया। सालों पहले यहाँ एक महिला अपने पति और अपने बेटे के साथ रहती थी। पति जुए और शराब की लत में डूबा रहता था। अक्सर वह अपनी पत्नी को मारता पीटता था। एक रात गुस्से में उसने महिला को कमरे में बंद कर दिया और होटल से चला गया। औरत ने भूख और प्यास से तड़पते हुए अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। उस दर्द और पागलपन ने उसे भी मौत के रास्ते पर धकेल दिया। मरने से पहले उसने कसम खाई कि जो भी इस होटल की तीसरी मंजिल पर कदम रखेगा वो कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। बच्चा वही आत्मा था जो अब वहीं बंधा हुआ था, और उसकी माँ जो कि लाल साड़ी में सबको सताने के लिए घूमती थी। बच्चे की बातें खत्म हुई ही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। खिड़की अपने आप खुल गई और अंदर तूफान हवा घुस आई। कमरे के बीचों बीच लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरीके से खून से भरी हुई थी। उसने बच्चे की तरफ उंगली उठाई और चीखी और बोला, तुमने फिर धोखा दिया। बच्चा डर के मारे करण के पीछे छुप गया। औरत ने आगे बढ़ते हुए कहा, अब तुम सब यहीं रहोगे हमेशा के लिए। लाल साड़ी वाली औरत की चीख इतनी भयानक थी कि खिड़की के शीशे अपने आप चटक गए। हवा का जोर इतना बढ़ गया कि कमरे की कुर्सियां और अलमारी गिर पड़ी। करण ने सिमरन और विजय को पीछे खींचते हुए चिल्लाया, जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर भागो। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, दरवाज़ा बाहर से किसी ने कसकर पकड़ लिया। वो हिला तक नहीं। औरत की परछाई धीरे धीरे लंबी होती गई और दीवार पर चढ़ने लगी, जैसे पूरा कमरा उसके कब्जे में जा रहा हो। करण ने घबराकर बच्चे से कहा, तुम्हें पता है इससे कैसे बच सकते हैं? बच्चा कांपती आवाज़ में बोला, उसका खून वो पेंटिंग में बंद था। अगर पेंटिंग को तोड़ दिया जाए तो शायद वो कैद हो जाएगी। विजय ने तुरंत दीवार पर टंगी पेंटिंग उठाकर जमीन में पटक दी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वो टूटी ही नहीं। उल्टा पेंटिंग से वही औरत का चेहरा झलकने लगा और उसने ज़ोर से हंसना शुरू किया और बोली, तुम सोचते हो मैं इतनी आसानी से बंध जाऊंगी? सिमरन ने कांपते हुए कहा, अगर ये पेंटिंग नहीं टूटी तो और तरीका होना चाहिए। बच्चे ने फुसफुसाते हुए कहा, नीचे तहखाने में, वहाँ उसकी असली मौत का राज छुपा है। करण ने तुरंत फैसला लिया और बोला, तो हमें वहीं जाना होगा,
लेकिन समस्या ये थी कि तहखाने तक पहुंचने के लिए उन्हें होटल की तीसरी मंजिल से नीचे उतरना था, जबकि सीढ़ियां हर बार उन्हें ऊपर की ओर ले जाती थी। वो चारों किसी तरह कॉरिडोर से भागते हुए एक पुराने कमरे में घुस गए। अंदर पहुंचते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। यह कमरा औरों से बिल्कुल अलग था। चारों तरफ लाल धागे, राख से बने चिन्ह और पुराने तंत्र मंत्र की किताबें बिखरी पड़ी थी। विजय ने किताब उठाकर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अक्षर किसी अज्ञात भाषा में लिखा हुआ था। अचानक किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक जगह रुक गए। उस पन्ने पर एक चित्र था, लाल साड़ी वाली औरत का, जिसके चारों तरफ आग की लपटें बनी थी। सिमरन ने कांपते हुए कहा, ये तो उसी का चित्र है। शायद ये कोई अनुष्ठान था जिससे उसकी आत्मा को बांधने की कोशिश की गई थी। करण ने गहरी सांस ली और कहा, मतलब कोई पहले भी इसे रोकने की कोशिश कर चुका है, लेकिन असफल रहा। तभी कमरे की छत से काला धुआं उतरने लगा और उसने में से औरत का चेहरा उभर आया। उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। वह बोल रहा था, भाग नहीं सकते तुम, यहाँ से कोई नहीं जाता। अचानक दीवारों में से हाथ निकलने लगा, लंबे काले बाल और ठंडे हाथ जो सबको पकड़ने लगे थे। विजय को यह देखकर विजय चीख पड़ा, जब एक हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली। करण के पास पड़ी मोमबत्ती उठाकर दीवार पर मारा और जैसे ही लौ फैली, वो हाथ पीछे हट गई। बच्चा चिल्लाया, आग आग, उसे आग से डर लगता है। मोमबत्तियाँ की रोशनी में उसे कमरे के कोने में एक लकड़ी का ट्रैप डोर दिखा। सड़ी गली लकड़ी की सीढ़ियाँ नीचे अंधेरे में उतर रही थी। करण ने हिम्मत करके पूछा और बोला, यही तहखाना होगा, चलो। चारों नीचे उतरे, लेकिन नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि ये जगह बिल्कुल अलग थी। नमी भरी हुई दीवारें, मिट्टी की गंध और कोनों में पड़ी पुरानी हड्डियां। बीच में लोहे का बड़ा सा संदूक रखा था, जिस पर ताले लगे हुए थे। सिमरन ने धीमे स्वर में कहा, शायद इसमें ही उसका सच छुपा है। विजय ने पत्थर उठाकर ताला तोड़ दिया। संदूक खुला तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर बच्चे की टूटी हड्डियां और कुछ पुराने खिलौने रखे थे। साथ ही एक औरत की लाल साड़ी का टुकड़ा जो अब सड़ चुका था, वो भी वहीं पड़ा हुआ था। बच्चा फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, ये मेरी लाश है, मेरी माँ ने ही मुझे मार दिया था। सिमरन ने उसे गले लगा लिया, लेकिन तभी अचानक लाल साड़ी वाली औरत तहखाने में प्रकट हुई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरी जगह हिल गई और बोली, तुमने मेरा राज को छू लिया, अब तुम सब मरोगे। औरत ने जमीन से आग की लपटें उठाई और दीवारों पर पटक दी। तहखाना जलने लगा। करण चिल्लाया और बोला, हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो हम सब यहीं जल जाएंगे। बच्चे ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, अगर मेरी आत्मा को मुक्त कर दोगे तो शायद माँ भी बंध जाएगी। सिमरन ने कांपते हुए पूछा, कैसे? बच्चा धीरे से बोला, मेरी हड्डियों को आग दो। तहखाने की दीवार जलती आग की लपटों से लाल हो रही थी। इतना गाढ़ा हो गया था धुआं कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। चारों तरफ औरत की डरावनी हंसी गूंज रही थी। करण कांपते हुए भी अपनी हिम्मत बनाए रख रहा था। उसने संदूक में रखी हड्डियों को बाहर निकाला और चिल्लाया और बोला, सिमरन, आग पकड़ाओ। सिमरन ने झटपट पास की पड़ी मशाल उठाई और करण की तरफ बढ़ा दी। बच्चे की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा संतोष से भरा था। वह सोच रहा था या बोल रहा था, जल्दी करो, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगा। लेकिन जैसे ही करण ने हड्डियों को आग लगाई, अचानक पूरी तहखाने की जमीन हिलने लगी।
लाल साड़ी वाली औरत पागलों की तरह चीख रही थी या चिल्लाने लगी थी और वह बोल रही थी, नहीं, ये मत करो, ये मेरा बच्चा है, ये सिर्फ मेरा है। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि विजय अपने कानों को ढक कर जमीन पर गिर पड़ा। आग की लपटों ने हड्डियों को धीरे धीरे भस्म करना शुरू किया। बच्चे की परछाई हल्की हल्की चमकने लगी। उसका चेहरा अब शांत था। बच्चा करण की तरफ देखकर बोला, धन्यवाद, अब मैं आज़ाद हूँ। सिमरन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बच्चे की परछाई को अपने पास बुलाते हुए आने को कहा। बच्चे ने धीरे से उसका हाथ छुआ और धुएं में विलीन हो गया। जैसे ही उसकी आत्मा मुक्त हुई, तहखाने की दीवारों पर बने खून के निशान मिटने लगे। लेकिन औरत अब और भी हिंसक हो चुकी थी। लाल साड़ी जलने लगी और उसकी जगह उसका असली रूप दिखने लगा। उसका शरीर आधा जला हुआ था। चेहरे खाल वहाँ से खिसक चुकी थी जहाँ से वह खाल चिपकी होती है, और आंखें पूरी तरीके से सफ़ेद थी। वो चीखते हुए करण की तरफ झपटी और बोली, तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीना है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। करण ने मसाल से उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो आग को भी निगलने लगा। विजय, जो अब तक डरा हुआ था, वो पीछे खड़ा था। अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने पास पड़ी तंत्र मंत्र की किताब उठाई और जोर जोर से चिल्लाया और बोला, अगर तू इंसानों की दुनिया में नहीं रह सकती तो वापस उसी अंधेरे में चार जहाँ से तू आई है। यह वह कहने लगा। जैसे ही उसने किताब के पन्ने फाड़ कर आग में डाले, अचानक औरत की चीख और भी बढ़ गई। उसका शरीर कांपने लगा, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। संदूक में आग और तेज हो गई। औरत का शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। उसकी आंखों से खून का धारा बहने लगी थी और आवाज़ वह एक गूंगी थी, ये होटल, ये मेरा घर है, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। यह वह औरत हमेशा सोचती रहती थी। आग धीरे धीरे बुझ गई। तहखाने का दरवाज़ा अपने आप खुला। करण, विजय और सिमरन हाँफते हुए बाहर निकले। जैसे ही वो सीढ़ियों से ऊपर आए, उन्हें हैरानी हुई कि अब सीढ़ियाँ सीधे नीचे की ओर जा रही थी। होटल अब सामान्य लगने लगा था। रिसेप्शन पर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और बोल रहा था वह बूढ़ा व्यक्ति, तुम लोगों ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता। ये तो एक पागलपन है। यह वह सोचने लगा। करण ने थके हुए स्वर में पूछा, भाई, ये सब सच था? बूढ़े आदमी धीरे से बोला, हाँ, और अब ये जगह हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तीनों होटल के बाहर निकले और बाहर ताज़ी हवा का झोंका उन्हें छू गया। रात के आसमान में हल्की रोशनी चमक रही थी। सिमरन ने पीछे मुड़कर देखा तो होटल की खिड़कियों से हल्का सा धुआं उठ रहा था और पेंटिंग वाली खिड़की अब पूरी तरीके से खाली थी। विजय ने कांपती आवाज़ में कहा, कसम से यार, अब कभी ऐसी जगह पर नहीं आऊँगा। करण ने कैमरा उठाकर रिकॉर्डिंग बंद की और धीमे स्वर में कहा, कुछ कहानियाँ कभी दुनिया को नहीं दिखानी चाहिए। तीनों धीरे धीरे वहाँ से दूर चले गए। इसी प्रकार पैलेस की कहानी वहीं दफन हो गई। तो बस गई, आज की कहानी में इतना ही था जो कि हमें करण जी ने भेजा था। और गाइस, इसी प्रकार की अगर आप लोग रियल हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हो तो गाइस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल वाले नोटिफिकेशन पे जरूर से प्रेस कर लेना। तो गाइस, मिलते हैं नए टॉपिक में किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम जी, जय सूर्य नारायण, सत साहेब।